हाय स्टूडेंट्स, आप सबको समझो केमिस्ट्री डिटेल में चैनल में स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो 2025 के सीबीएसई बोर्ड पेपर के लास्ट पार्ट है, सेक्शन डी और सेक्शन ई। इसका आज हम सोल्यूशन करेंगे। अगर आपने मन बना लिया कि सीबीएसई 2025 के बोर्ड पेपर के केमिस्ट्री पेपर के सॉल्यूशंस अपने देखना है, तो इधर उधर क्यों घूम रहे हो बेटा? इस चैनल में एक बार नजर मार के तो देखो, आपको फुल सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा, ये गारंटी है मेरी। इससे पहले कि मैं पेपर सॉल्व करना शुरू करती हूँ, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको कुछ नहीं जाता है, सब्सक्रिप्शन का एक बटन दबाना होता है, और मेरे लिए मतलब टीचर के लिए ये बहुत ज्यादा एक मोटिवेटिंग बात है। तो एडवांस में ही आपको थैंक्स देती हूँ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो क्वेश्चन सेक्शन डी के जो पहला क्वेश्चन है 29, इसमें सॉल्यूशन चैप्टर में से ऑस्मोसिस के ऊपर पैराग्राफ था। तो देखिए, पैराग्राफ तो मैंने नहीं लिखा। पहला क्वेश्चन है कि डिफाइन रिवर्स ऑस्मोसिस, नेम वन एसपीएम मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन व्हिच कैन बी यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस को समझने के लिए पहले ये देखिए, ये ऑस्मोसिस को याद कर लेते हैं, ऑस्मोसिस क्या है। तो उसके लिए डायग्राम देखिए। तो ये सपोज की वेसल है, वेसल के अंदर हमने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ये जो बीच में रखा है, इससे दो कंपार्टमेंट में हमने बनाया। ये दो कंपार्टमेंट में, एक में आपका सपोज की कॉन्सेंट्रेटेड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन रखा गया है और एक में सपोज की वाटर है। ऑस्मोसिस के चलते क्या होगा, ये जो प्योर सॉल्वेंट है वाटर मॉलिक्यूल, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू सॉल्यूशन के तरफ जाने लगेगा, फ्लो होगा उसका। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन है जो सिर्फ सिलेक्टिवली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को पास होने देते हैं, सॉल्यूट पार्टिकल्स को पास होने नहीं देते हैं। तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल अगर प्योर सॉल्वेंट साइड से सॉल्यूशन की तरफ जाते रहेगा तो क्या होगा, सॉल्यूशन के साइड में जो लिक्विड का लेवल है वो ऊपर की तरफ जाएगा, दर्पण से इंक्रीज होगा। और अगर यहाँ पे एक साइड में कॉन्सेंट्रेटेड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है और यहाँ पे वाटर नहीं है, डाइल्यूट कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, तब भी क्या होगा, डाइल्यूट कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से वाटर मॉलिक्यूल ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू कॉन्सेंट्रेटेड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की तरफ जाएगा। ये जो दो एरो है, ये दो एरो को समझिए। ये जो ऊपर वाला एरो है ये इंडिकेट कर रहा है कि जो सॉल्यूशन है तो वहां से भी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मतलब वाटर मॉलिक्यूल ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू पास करके सॉल्वेंट के साइड में जा रहा है, या तो डाइल्यूट कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की तरफ जा रहा है। लेकिन आप ये बड़ा वाला एरो से क्या समझ रहे हो कि नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्लोइंग थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन or from dilute copper sulfate solution to concentrated copper sulfate solution, they are more in number। ये तो हो गया ऑस्मोसिस। अब हम समझते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, उसके लिए ये डायग्राम देखिए कि ये बड़ा सा एक वेसल लिया गया है, रेक्टेंगुलर एक वेसल लिया गया है। ये वेसल में बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आपको दिख रहा है, इससे हमने ये जो वेसल है इसको दो कंपार्टमेंट में हमने डिवाइड कर दिया। ये जो कंपार्टमेंट है लेफ्ट हैंड साइड में, इसमें बड़ा सा एक ट्यूब, वाइड माउथ वाला ट्यूब लगा गया, जिसमें एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन भी है, ये ऊपर नीचे अप डाउन कर सकते हैं। और ये जो दूसरा कंपार्टमेंट है इसमें एक नैरो ट्यूब लगाया गया है। नैरो ट्यूब जिस साइड में लगाया गया, सपोज कि उस साइड में सॉल्वेंट है, और ये जो वाइट ट्यूब जिस साइड में लगाया गया उस साइड में सपोज की सॉल्यूशन है। अब क्या होगा, ऑस्मोसिस की वजह से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू पास करके सॉल्यूशन की तरफ आना चाहेगा, लेकिन ये जो एंट्री ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं बाय अप्लाइंग ए सुटेबल प्रेशर ऑन द सॉल्यूशन साइड। पिस्टन के ऊपर अगर हम एक मिनिमम एक्सेस प्रेशर अप्लाई कर दे ताकि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इधर फ्लो ना हो पाए, तो उस प्रेशर को कहा जाएगा सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर। अब एक इंटरेस्टिंग चीज है, ये जो सॉल्वेंट का फ्लो है इसको हम रिवर्स कर सकते हैं। वो कैसे, अगर हम सॉल्यूशन का जितना ऑस्मोटिक प्रेशर है उससे भी ज्यादा प्रेशर सॉल्यूशन साइड में हमने अप्लाई कर दिया तो उल्टा चीज शुरू हो जाएगा, सॉल्यूशन साइड से सॉल्वेंट का फ्लो अभी होने लगेगा टुवर्ड्स द सॉल्वेंट साइड। ये जो चीज है इसी को ही हम बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या है कि एक ऐसा एसपीएम आपको नेम बताना है जो कि रिवर्स ऑस्मोसिस में यूज होता है, क्योंकि रिवर्स ऑस्मोसिस में बहुत ही हाई प्रेशर अप्लाई किया जाता है सॉल्यूशन साइड में, इसीलिए जो एसपीएम यहाँ पे यूज होता है उसका नाम है सेलुलोज एसीटेट। तो बी में क्या बोला है आपको कि आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, अगर आप 1.5% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन के अंदर अगर आप रखते हो
तो क्या होगा? तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि द सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन इन ब्लड प्लाज्मा इज इक्विवेलेंट टू 0.9% एक्वा सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन। दोनों का कॉन्सेंट्रेशन बराबर होता है। कॉन्सेंट्रेशन बराबर होता है मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर भी इक्वल होगा। तो इसमें 0.9% एक्वा सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन में अगर आप आरबीसीज को प्लेस करते हो, देन आरबीसीज दे विल नीदर स्वेल अप नॉर श्रिंक। लेकिन यहाँ पे हमें बोला है कि जो सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन है उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 0.5%। दैट मीन्स जो सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन है उसका कॉन्सेंट्रेशन कम है मतलब उस ऑस्मोटिक प्रेशर भी कम होगा। दैट मीन्स 0.5% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन विल बी हाइपोटोनिक टू द रेड ब्लड सेल। 0.9% अगर कॉन्सेंट्रेशन हो सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन का, देन दे आर आइसोटोनिक विथ वन अनदर, दे आर ऑस्मोटिक प्रेशर शुड बी इक्वल। लेकिन आरबीसी को अगर आप 0.5% एक्वा सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन में प्लेस करोगे, एक्वा सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन में से वाटर मॉलिक्यूल किसके अंदर जाएगा? रेड ब्लड सेल्स के अंदर जाएगा, एंड द रेड ब्लड सेल्स दे विल स्वेल अप, दे मे इवन बर्स्ट। उसके बाद हम आ जाते हैं इंटरनल चॉइस जो है उसमें बोल रहा है कि which one of the following will have higher osmotic pressure, 1 molar KCl solution या तो 1 molar यूरिया सॉल्यूशन। तो इसके लिए हमें एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है इट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस चीज पे डिपेंड करते हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशंस दे डोंट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूट, डिपेंड्स ओनली ऑन द नंबर ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स। अभी देखिए KCl तो एक इलेक्ट्रोलाइट है, सो एक्वा सॉल्यूशन में क्या होगा? KCl विल डिसोसिएट टू फॉर्म K+ आयन एंड Cl- आयन। तो यहाँ पे वेंट ऑफ फैक्टर को आपको यूज करना पड़ेगा। दैट मीन्स आपका ऑस्मोटिक प्रेशर का जो इक्वेशन है, इक्वेशन हो जाएगा पाई वी इज इक्वल टू INRT। आई क्या है यहाँ पे? वेंट ऑफ फैक्टर। तो वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू जब इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाती है तो I इज इक्वल टू N हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो N क्या है? N इज द नंबर ऑफ द पार्टिकल। तो KCl से 2 आयन हमें मिल रहा है, सो I की वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। सो I will be equal to 2। तो यूरिया के केस में क्या होगा? यूरिया तो एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, इट विल नीदर एसोसिएट नॉट डिसोसिएट। तो इसके लिए I की वैल्यू 1 लिया जाएगा। तो ऑब्वियसली KCl का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है दैट विल बी ग्रेटर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ यूरिया सॉल्यूशन। उसके बाद है why osmotic pressure is a colligative property? Osmotic pressure is a colligative property because osmotic pressure depends upon the number of the solute particles and not on its nature। ये जो इक्वेशन है IV is equal to nRT, n क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स। तो सॉल्यूट पार्टिकल्स के नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर डिपेंड करना मतलब नंबर के ऊपर डिपेंड करना, दैट इज व्हाई ऑस्मोटिक प्रेशर इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसमें पैराग्राफ एमीन्स के ऊपर है, एमीन्स के ऊपर पैराग्राफ है, उससे क्वेश्चन जो दिया गया है वो क्वेश्चन ये है, अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। अब बेसिसिटी कंपेयर करना है इनका। आप सबको पता है कि एमीन्स में जो NH2 ग्रुप लगा रहते हैं उस NH2 ग्रुप में नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर होता है। अब ये लोन पेयर का डोनेशन एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा बेसिसिटी। अब देखिए तीनों कंपाउंड में ये तो सिर्फ एनिलीन है, इसमें और कोई ग्रुप नहीं है, लेकिन यहाँ पे NH2 ग्रुप है यहाँ पे और पैरा पोजीशन में नाइट्रो ग्रुप है, जो कि हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की एनिलीन में रेजोनेंस होता है। इट इज रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1-2 मैं बना के आपको दिखा देती हूँ। ये फर्स्ट स्ट्रक्चर होगा, ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर यहाँ पे फ्लो होने के लिए दे देगा, तो ये आपका फास्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। यहाँ पे माइनस चार्ज होगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, NH2 इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। अगला स्ट्रक्चर क्या होगा? ये बॉन्ड यहाँ पे फॉर्मेशन होगा, ये पैरा पोजीशन में आ जाएगा। अगला स्ट्रक्चर ये हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड NH2 इसके ऊपर प्लस चार्ज। आगे ये बॉन्ड यहाँ पे बनेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे जाएगा, तो ये वाला ऑर्थो पोजीशन में नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये सारा स्ट्रक्चर मैं दिखा नहीं रही हूँ, आपको दिख ही रहा है कि जो लोन पेयर है इट इज डीलोकलाइज्ड ड्यू टू रेजोनेंस एंड इट डिक्रीजेस द अवेलेबिलिटी फॉर डोनेशन। तो ये हो गया एनिलीन की बात। इसके बाद देखिए सेकेंड वाला, ये सेकेंड वाले में जो है जो NO2 ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है नाइट्रो ग्रुप, इट इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग। तो ये क्या करेगा? नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है उसका अवेलेबिलिटी को कम कर देगा, एंड दैट्स व्हाई इसकी जो बेसिसिटी है ये एनिलीन से भी कम होगा।
उसके बाद हम आ जाते हैं लास्ट स्ट्रक्चर में, जो कि ये वाला है। ये वाला स्ट्रक्चर में देखिए पैरा पोजीशन में एक मिथाइल ग्रुप है जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जिसके कारण क्या करेगा, ये जो एन एटम है तो एन एटम के ऊपर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देगा। दैट्स वाई इसका डोनेशन एबिलिटी जो है सबसे ज्यादा। ये जो आपका कंपाउंड है ये है पैरानाइट्रोएनिलीन, इसका बेसिसिटी इन तीनों में सबसे ज्यादा होगा। तो ऑर्डर अभी तक क्या होगा, सबसे ज्यादा बेसिक कौन है, ये वाला होगा सबसे ज्यादा बेसिक, ये एनिलीन से ज्यादा बेसिक होगा, और एनिलीन फिर ये जो कंपाउंड है ये इससे ज्यादा बेसिक होगा। सो दिस विल बी द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बेसिसिटी ऑफ दीज थ्री कंपाउंड्स। आप देखिए बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में बोल रहा है कि why pKb of aniline is more than that of methylamine। एनिलीन आपका ये है और ये आपका मिथाइलामिन है CH3NH2। ये दोनों में से कौन ज्यादा बेसिक है, CH3NH2 मिथाइलामिन इज मोर बेसिक देन एनिलीन। एनिलीन में नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है वो लोन पेयर की अवेलेबिलिटी कम क्यों हो जाता है, ड्यू टू रेजोनेंस। लोन पेयर डीलोकलाइज हो जाते हैं बेंजीन रिंग के अंदर। ऑन द अदर हैंड जो CH3 ग्रुप है मिथाइलामिन में, इट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये क्या करेगा, नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये इंक्रीज कर देगा, जिसके कारण मिथाइलामिन जो है इट इज मोर बेसिक देन एनिलीन। अब बात आती है कि बेसिक कैरेक्टर को केबी वैल्यू से हम जो है कंपेयर कर सकते हैं। केबी क्या है, बेसिसिटी कांस्टेंट। बेसिसिटी कांस्टेंट का एक्सप्रेशन देखिए, सपोज कि ये आपका प्राइमरी अमीन है जिसको हम जनरल फॉर्मूला RNH2 यूज कर रहे हैं। एक्वा सॉल्यूशन में क्या होगा, वाटर से एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। आपको पता है कि बेसिस आर द प्रोटॉन एक्सेप्टर्स अकॉर्डिंग टू लाउरी-ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट। तो एक वाटर में से प्रोटॉन एक्सेप्ट करके ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा RNH3 प्लस OH माइनस। ये इक्विलिब्रियम है, देख पा रहे हो। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन क्या होगा, K इक्विलिब्रियम विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ RNH3 प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ RNH2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। आप देखिए वाटर तो सॉल्वेंट है यहाँ पे, इसका तो कंसंट्रेशन का कोई चेंज नहीं होगा, इट विल रिमेन कांस्टेंट। सो अगर हम K इक्विलिब्रियम और वाटर ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, इट विल बिकम ए न्यू कांस्टेंट जिसको हम कहते हैं बेसिसिटी कांस्टेंट, जिसको हम केबी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो केबी का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, केबी विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ RNH3 प्लस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ RNH2। तो हायर द केबी वैल्यू, हायर इज द OH माइनस कंसंट्रेशन एंड स्ट्रॉन्गर इज द बेस। सो केबी वैल्यू और पीकेबी वैल्यू में क्या अंतर है, पीकेबी क्या है, पीकेबी इज इक्वल टू माइनस लॉग केबी। तो ग्रेटर द केबी वैल्यू लेसर विल बी द पीकेबी वैल्यू। जितना केबी वैल्यू हाई है उतना पीकेबी वैल्यू छोटा है। दैट मीन्स स्मॉलर द पीकेबी वैल्यू स्ट्रॉन्गर इज द बेस। सो यहाँ पे बोल रहा है कि पीकेबी वैल्यू एनिलीन का मिथाइलामिन से ज्यादा क्यों है, वो तो होगा ही, बिकॉज एनिलीन से मिथाइलामिन स्ट्रॉन्ग बेस है। दैट मीन्स मिथाइलामिन का जो पीकेबी वैल्यू है वो स्मॉल होगा और एनिलीन का पीकेबी वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर होगा। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 का सी पार्ट। सी पार्ट में आपको टर्शियरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, प्राइमरी अमीन और एमोनिया में बेसिक कैरेक्टर को कंपेयर करके इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए कहा गया है। तो देखिए बेसिक कैरेक्टर जो एमोनिया है या तो 3 टाइप का अमीन्स है, इनका बेसिक कैरेक्टर डिपेंड करते हैं जब ये एक्वस सॉल्यूशन में एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके अमोनियम कैटायन को फॉर्म करते हैं। अमोनियम कैटायन की स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं इनका बेसिक कैरेक्टर। पहले मैं आपको लिख के दिखाती हूँ कैसे ये अमोनियम कैटायन फॉर्म होते हैं। और ये जो अमोनियम कैटायन है इसकी स्टेबिलिटी फिर 3 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा। नंबर 1 फैक्टर क्या है, प्लासाई इफेक्ट ऑफ द अल्काइल ग्रुप। नंबर 2 फैक्टर क्या है, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद द वाटर मॉलिक्यूल्स। और नंबर 3 फैक्टर है स्टेरिक रिपल्शन ऑफ द अल्काइल ग्रुप। तो पहले हम देखते हैं कि एक्वस सॉल्यूशन में ये किस तरह से अमोनियम कैटायन को फॉर्म करते। तो देखिए ये प्राइमरी अमीन है, प्राइमरी अमीन वाटर में से एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके ये बनाएगा RNH3+। और ये जो 3 हाइड्रोजन एटम है, ये 3 हाइड्रोजन एटम के थ्रू ये क्या करेगा, 3 मॉलिक्यूल वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो ये देखिए तीनों हाइड्रोजन से इस तरह से ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा। उसके बाद है सेकेंडरी अमीन R2NH। ये फिर एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद एक्वा सॉल्यूशन में ये फॉर्म करेगा R2NH2+, ये बनाएगा।
अब ये दो हाइड्रोजन दो वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा, उसको हम खोल के लिखते हैं। और लास्ट है टर्शियरी अमीन R3N। ये एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद ये फॉर्म करेगा R3NH+। तो ये जो हाइड्रोजन है, ये एक हाइड्रोजन से ये क्या करेगा, एक वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा। मैंने आपको कहा था कि अमोनियम कैटायन की जो स्टेबिलिटी है वो 3 फैक्टर पे डिपेंड करेगा। वो तीनों फैक्टर क्या क्या है? नंबर 1 फैक्टर है प्लासाई इफेक्ट ऑफ द अल्काइल ग्रुप। नंबर 2 है एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर मॉलिक्यूल्स। नंबर 3 है स्टेरिक इफेक्ट्स ऑफ द अल्काइल ग्रुप। स्टेरिक इफेक्ट के वजह से वो क्या करेगा, अल्काइल ग्रुप हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करने को वो रोकेगा। तो देखिए, अगर हम सिर्फ प्लासाई इफेक्ट ऑफ द अल्काइल ग्रुप में जाए तो देखिए प्लासाई इफेक्ट अल्काइल ग्रुप का सबसे ज्यादा किसमें आपको दिख रहा है, ये R3N+H। 3 अल्काइल ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा नाइट्रोजन की तरफ, अमोनियम कैटायन को सबसे ज्यादा स्टेबिलाईज ये करना चाहिए। अगर हम सिर्फ प्लासाई इफेक्ट को देखें अल्काइल ग्रुप का, तो टर्शियरी अमीन सबसे ज्यादा बेसिक होना चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर देखा जाए सबसे ज्यादा बेसिक कौन होना चाहिए, प्राइमरी अमीन, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद टर्शियरी। बिकॉज प्राइमरी अमीन में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, जिसके कारण स्टेबिलिटी ऑफ द अमोनियम कैटायन विल बी वेरी हाई। देन इट विल बी सेकेंडरी अमीन, और टर्शियरी अमीन सबसे लास्ट में आना चाहिए। सो ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेसिसिटी ऑर्डर क्या होना चाहिए, 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री। बट देन देखिए, हमें तीनों फैक्टर को कंसिडर करना है। ये तीनों फैक्टर फेवरेबल हो रहा है सेकेंडरी अमीन में। सेकेंडरी अमीन में देखिए 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, 2 अल्काइल ग्रुप है, प्लासाई इफेक्ट भी यहाँ पे प्राइमरी अमीन के कंपैरिजन में ज्यादा है। सो ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दिस फैक्टर्स सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा, सेकेंडरी अमीन। और सबसे लीस्ट बेसिक कौन होगा, यहाँ पे सबसे लीस्ट बेसिक होगा अमोनिया। बिकॉज अमोनिया में देखिए एक नाइट्रोजन एटम के ऊपर लोन पेयर है, ये लोन पेयर ये डोनेट कर सकते हैं, दैट इज व्हाई इट इज बेसिक। लेकिन इसके साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कोई अटैच नहीं है, इसलिए अमोनिया से तो तीनों टाइप का अमीन जो है दे विल बी मोर बेसिक। मोस्ट बेसिक तो हमें पता चल गया, वो होगा डाइमिथाइल अमीन। लीस्ट बेसिक है अमोनिया। अब देखिए मिथाइल ग्रुप जब प्रेजेंट है तो मिथाइल ग्रुप एक छोटा सा अल्काइल ग्रुप है। मिथाइल स्टेरिक रिपल्शन बिल्कुल क्रिएट नहीं करेगा हाइड्रोजन बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए। सो दैट इज व्हाई प्राइमरी अमीन टर्शियरी अमीन से स्ट्रॉन्गर बेस होगा। सो दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ दिस कंपाउंड। सबसे ज्यादा बेसिक सेकेंडरी अमीन, देन इट इज प्राइमरी अमीन, देन इट इज टर्शियरी, एंड लीस्ट बेसिक इज अमोनिया। अब हम आ चुके हैं स्टूडेंट सेक्शन ई में। पहला क्वेश्चन है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका आपने IUPAC नेम देना है। तो ये देखिए कंपाउंड लिख लिया मैंने, आपको समझ में आ ही रहा है कि CHO इज द फंक्शनल ग्रुप हियर। तो इसको मिलेगा नंबर 1, ये होगा नंबर 2, ये होगा नंबर 3, ये नंबर 4। सो वर्ड रूट यहाँ पे क्या यूज होगा, ब्यूट, क्योंकि 4 कार्बन एटम है। तो उसके बाद आपको 2 पोजीशन में इन दिख रहा है, डबल बॉन्ड है, तो 2 इन का ई ड्रॉप हो जाएगा, बिकॉज आपका सेकेंडरी सफिक्स जो है वो एल होगा, जो कि वावेल से शुरू हो रहा है। सो 2 इन, उसके बाद 1 एल, ये आपका इस कंपाउंड का नाम हो गया। अब हम आ जाते हैं नंबर बी में। नंबर बी में आपको प्रोपानॉल और प्रोपानोन को एक सिंपल केमिकल टेस्ट से डिस्टिंग्विश करने के लिए बोला है। प्रोपानॉल आपका ये है एंड प्रोपानोन है CH3COCH। तो आप देख ही पा रहे हो कि एक एल्डिहाइड है, कीटोन है। आप इनको टॉलरेंस रिएजेंट से भी आप कर सकते हो डिस्टिंग्विश, आइडोफॉर्म टेस्ट से भी आप इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पे आइडोफॉर्म टेस्ट से डिस्टिंक्शन दिखा रही हूँ। कौन देगा आइडोफॉर्म टेस्ट और कौन नहीं देगा। CH3CO ग्रुप एल्डिहाइड कीटोन में अगर प्रेजेंट है then that one will give positive iodoform test, और CH3CO ग्रुप अगर नहीं है तो वो iodoform टेस्ट नहीं देगा। तो यहाँ पे CH3CH2CHO, इसमें कोई CH3CO ग्रुप नहीं है, लेकिन इसमें है, तो ये जो प्रोपानोन है it will give iodoform test, प्रोपानॉल will not give। CH3COCH3 प्लस I2 प्लस NaOH, प्रोडक्ट क्या क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा CHI3 आइडोफॉर्म, जिसका एक येलो PPT बनेगा। प्लस क्या है, उसमें जाने से पहले मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे होगा क्या, पहले आयोडीन क्या करेगा, ये जो CH3CO ग्रुप इधर से भी है इधर से भी है, तो कोई भी एक को ले लो। ये जो अल्फा हाइड्रोजन एटम्स है CO के साथ लगा हुआ, जो आपका कार्बन एटम है वो अल्फा कार्बन एटम है, दीज आर द अल्फा हाइड्रोजन एटम, दे विल बी रिप्लेस्ड बाय द आयोडीन एटम। पहले ये क्या बन जाएगा, CI3COCH3। इसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब इसका रिएक्शन होगा, ये दोनों के बीच में हो जाएगा क्लीवेज, और ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसमें से हाइड्रोजन एटम कहाँ चला जाएगा, इसके साथ लग जाएगा।
ये जो ON है ये लगेगा इसके साथ, तब समझ ही रहे हो क्या क्या प्रोडक्ट होगा। CHI3 तो हो ही गया, उसके साथ CH3COONA, तो सोडियम आयोडाइड और वाटर, ये भी बनेगा, तो ये आपका बैलेंस हो गया है। सो दिस विल बी द आयोडोफॉर्म टेस्ट। प्रोपानॉल के लिए क्या लिखना है आपने? नो येलो रिपीट। अब हम आ जाते हैं नंबर C में, यहाँ पे आपको कन्वर्शन दिया हुआ है। सो नंबर 1, टॉलुइन टू बेंजोइक एसिड। ये जो CH3 ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप है, ये एसिड ग्रुप में तब कन्वर्ट होगा जब आप इसको अल्कलाइन KMnO4 से ट्रीट करोगे। फर्स्ट स्टेप में KMnO4 KOH, तो क्या बनेगा? बनेगा पोटेशियम बेंजोएट। इसका करना पड़ेगा आपको एसिडिफिकेशन H3O+, तो ये बन जाएगा आपका बेंजोइक एसिड। नंबर 2 में है इथानॉल टू प्रोपान टू ऑल। तो देखिए इथानॉल में 2 कार्बन एटम है, प्रोपान टू ऑल मतलब 3 कार्बन एटम है। तो दैट मीन्स आप क्या कर सकते हो, इथानॉल जो कि अल्कोहल है, अल्कोहल को आप एल्डिहाइड में अगर कन्वर्ट कर दो, तो इसीलिए हम पीसीसी क्या है? एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, pyridinium क्लोरोक्रोमेट। इससे अगर हम ट्रीट करेंगे तो इससे हमें क्या मिलेगा? इथानॉल से हमें इथानॉल मिलेगा। एल्डिहाइड स्टेज में रिएक्शन रुक जाएगा, तो ये CH3CHO हमें मिल गया। यहाँ से हमें एक कार्बन एटम इंक्रीज करने के लिए ग्रिग्नर रिएजेंट से ट्रीट करना पड़ेगा। ग्रिग्नर रिएजेंट फर्स्ट स्टेप में और सेकेंड स्टेप में इसका एसिडिफिकेशन। फर्स्ट स्टेप में देखिए क्या बनेगा, ये ऑक्सीजन माइनस हो गया, तो ऑक्सीजन के साथ कौन आ जाएगा? ये जो MgBr है वो आ जाएगा, और C और Mg के बीच में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, Mg इज हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ये वाला पार्ट जो है पॉजिटिव पार्ट होगा, ये C जो है नेगेटिव पार्ट होगा, ये C आ जाएगा आपका, ये वाला C के साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन की तरफ अगर इलेक्ट्रॉन चला गया तो ये C के ऊपर आ जाएगा प्लास्टर, तो आपका जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होगा वो क्या हो जाएगा? इसके बाद एसिडिफिकेशन अगर हम करते हैं तो ये OH हो जाएगा और ये निकल जाएगा MgOH, तो ये आपका प्रोपान टू ऑल यहाँ पे हमें मिल गया। इसके बाद है नंबर 3। नंबर 3 में प्रोपानॉल टू 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड। आप देखिए यहाँ पे एसिड ग्रुप को लाना है और हमारा प्रोपानॉल में एल्डिहाइड ग्रुप है, तो इसको हम क्या करें? ऑक्सीडाइज करें। ऑक्सीडाइज करने से इजीली ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसके लिए हम इसको ट्रीट करेंगे एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट से, जो कि एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3CH2COOH में। ये आपका एसिड ग्रुप का कार्बन एटम को तो नंबर 1 मिलेगा और ये CH2 का C को मिलेगा नंबर 2। तो यहाँ पे आपको OH ग्रुप लाना है। OH ग्रुप लाने के लिए आप क्या कर सकते हो? एक नेम रिएक्शन है, हेल-वोलार्ड-ज़ेलिंस्की रिएक्शन। ये जो एसिड है इसमें अल्फा कार्बन एटम कौन सा है? ये जो कार्बन एटम जो कि एसिड ग्रुप के साथ बिल्कुल एडजेसेंट है, ये आपका अल्फा कार्बन एटम है। अल्फा हाइड्रोजन एटम हम रिप्लेस कर सकते हैं क्लोरीन से या तो ब्रोमीन से। अगर हम इसको ट्रीट करेंगे क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ थोड़ा सा रेड फास्फोरस मिला करके, सो इसको ट्रीट कर रहे हैं हम Cl2 रेड फास्फोरस। क्या होगा? ये वाला कार्बन एटम के साथ जो 2 हाइड्रोजन एटम है उसमें से एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन से रिप्लेस हो जाएगा और हमें ये वाला कंपाउंड मिलेगा। अब ये Cl एटम को तो इजीली हम रिप्लेस कर सकते हैं कोई भी ग्रुप से, हम OH ग्रुप से रिप्लेस कर सकते हैं अगर हम इस कंपाउंड को एक्वा सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करेंगे। ये मिल जाएगा हमें 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड। 31 क्वेश्चन के जो ऑप्शन है इसमें सारे आपको रिएक्शन को कंप्लीट करना है, या तो स्टार्टिंग मटेरियल नहीं है, या तो रिएजेंट नहीं है, या तो प्रोडक्ट। तो ये जो फर्स्ट वाला है इसमें प्रोडक्ट लिखना है आपको। ये हाइड्रोक्सिलामीन है जो कि अमोनिया डेरिवेटिव के साथ एल्डिहाइड कीटोन का जो रिएक्शन है उसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। प्रोडक्ट लिखना बहुत आसान है, एक मॉलिक्यूल बस वाटर निकाल देना है, आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा और जो प्रोडक्ट होगा उसको कहा जाएगा ऑक्सीन। तो देखिए इस तरह से इसको लिख लेते हैं, ये NH2 का H2 इधर लगा दो, ये OH, तो एक मॉलिक्यूल वाटर यहाँ से निकाल दो और ये आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड NOH। तो इसका नाम है साइक्लोपेंटानोन। इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोपेंटानोन ऑक्सिम। इसके बाद है नंबर B। नंबर B में देखिए स्टार्टिंग मटेरियल इज मिसिंग। स्टार्टिंग मटेरियल क्या होना चाहिए? एल्केन होगा, क्योंकि यहाँ पे ओजोन से ट्रीट किया जा रहा है सेकेंड स्टेप में जिंक और वाटर। इसको हम कहते हैं रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। तो यहाँ पे 2 कीटोन हमें मिल रहा है। एल्केन का फॉर्मूला कैसे निकालना है उसके लिए तरीका ये है, ये जो प्रोडक्ट्स है इसके CO ग्रुप को आपको फेस टू फेस लिख करके पहले रखना पड़ेगा। ये देखिए आप क्या करेंगे, 2 ऑक्सीजन एटम को रिमूव कर देंगे, ये जो फ्रेगमेंट्स है इनके बीच में एक डबल बॉन्ड लगा के इनको जोड़ देंगे, आपको एल्केन का फॉर्मूला मिल जाएगा। बट देन व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस एल्केन? वेरी डिफिकल्ट। इसका नेम है साइक्लोहेक्साइलिडिन, साइक्लोहेक्सेन।
मतलब ये एक पार्ट को एज ए ग्रुप बोलना पड़ेगा। इसका नाम होगा साइक्लोहेक्साइलिडिन। तो ये वाला क्वेश्चन में स्टार्टिंग मटेरियल हमें तब क्या लिखना है, ये आपका स्टार्टिंग मटेरियल होगा। इसके साथ जब हम ओजोन का रिएक्शन करते हैं तो फर्स्ट स्टेप में ये वाला बनता है जिसको हम बोलता है ओजोनाइड। अब इसको जब हम ट्रीट करेंगे जिंक और वाटर से तो ये क्लीवेज हो जाएगा इस तरह। तो इधर से आपको मिलेगा एक साइक्लोहेक्सानोन मॉलिक्यूल, इधर से भी एक साइक्लोहेक्सानोन मॉलिक्यूल, ZNO यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा और आपको ये मिल जाएगा 2 मॉलिक्यूल साइक्लोहेक्सानोन। अब देखिए नंबर सी में ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड में ये भी एक एसिड ग्रुप है, ये भी एक एसिड ग्रुप है और ट्रीट किया जा रहा है थायोनिल क्लोराइड से। तो थायोनिल क्लोराइड एक क्लोरीनेटिंग एजेंट है, ये OH ग्रुप को किससे रिप्लेस कर देगा, Cl से रिप्लेस कर देगा। प्रोडक्ट आपका ये बन जाएगा, यहाँ पे भी एक COCl हो जाएगा, यहाँ पे भी आपका एक COCl हो जाएगा। नंबर डी क्वेश्चन नंबर 32 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। रिएक्शन ये दे दिया गया है, आपको स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज ऑफ द रिएक्शन आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। डेल्टा जी नॉट आर का फॉर्मूला क्या है, -NF E नॉट सेल। कैल्शियम आयन का कंसेंट्रेशन और गोल्ड आयन का कंसेंट्रेशन 1 मोलर, दैट मीन्स यहाँ से हम सिंपली E नॉट आर माइनस E नॉट एल करके E नॉट सेल की वैल्यू हमें मिल जाएगा। तो पहले हम E नॉट सेल कैलकुलेट करते हैं। E नॉट आर मतलब ये कैथोड है, राइट हैंड साइड में कैथोड होता है, E नॉट एल मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड मतलब एनोड है। अब यहाँ पे रिडक्शन जिसका हो रहा है वही तो कैथोड है। रिडक्शन किसका दिखा रहा है, कैल्शियम आयन का रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीडेशन किसका दिखा रहा है, गोल्ड आयन का ऑक्सीडेशन दिखा रहा है। जैसे आपको रिएक्शन में दिया है आपको भी कैथोड एनोड उसी हिसाब से लेना पड़ेगा और लेकर के E नॉट सेल की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो E नॉट आर माइनस E नॉट एल, E नॉट Ea प्लस 2 टू Cu माइनस E नॉट Au प्लस 3 टू Au। वैल्यूज पुट कर दो, माइनस 2.87 वोल्ट माइनस 1.5 वोल्ट, ये दोनों को ऐड करने से कितना हो जाएगा, माइनस 4.37 वोल्ट। ये हमारा E नॉट सेल की वैल्यू मिल गई। अभी हमें N की वैल्यू चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द ऑक्सीडेशन रिएक्शन या तो रिडक्शन रिएक्शन। उसके लिए जिस फॉर्म में ये दिया हुआ है उसमें एक चीज ध्यान से देखिए, यहाँ पे गलती नहीं करना। इलेक्ट्रॉन्स के नंबर अगर आपने 2 लगा दिया या 3 लगा दिया गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कैल्शियम का चार्ज +2 है, गोल्ड का चार्ज +3 है। तो आपको रिएक्शन पहले ओवरऑल रिएक्शन लिखना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन्स के नंबर मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट एंड गेन्ड इक्वल होना पड़ेगा। तो देखिए एनोड में तब क्या रिएक्शन यहाँ पे होगा, Au गेटिंग कन्वर्टेड टू Au +3, 3 इलेक्ट्रॉन ये छोड़ना चाहिए। कैथोड में रिएक्शन हो रहा है, वहां पे Ca+2 आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कैल्शियम में कन्वर्ट हो जाएगा। 3 और 2 को
आपको एक इक्वल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको भी 6 बनाओ, इसको भी 6 बनाओ, तो इसको 2 कर दो, ये 2 कर दो, ये आपका 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। और इसका कितना चाहिए, 3Ca + 2, 6 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके 3Ca में कन्वर्ट हो जाएगा। एन की वैल्यू कितना निकल आया, 6। अब हम कैलकुलेट करेंगे डेल्टा जी नॉट आर की वैल्यू। सो डेल्टा जी नॉट आर ये हो जाएगा -6 इंटू एफ, मतलब वैल्यू दे दिया गया है आपको 96500 कूलम पर मोल, इंटू कई नॉट सेल की वैल्यू -4.37 वोल्ट, और ये प्रोडक्ट आ जाएगा 2530230, और यूनिट क्या होगा, जूल पर मोल, दैट मींस इट विल बी 2530.230 किलो जूल पर मोल। तो ये आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। अब देखिए 32 का जो बी पार्ट है, बी पार्ट में बोल रहा है कि टार्निश्ड सिल्वर contains Ag2S, बोल रहे हैं कि कैन दिस टार्निश बी रिमूव बाय प्लेसिंग टार्निश्ड सिल्वरवेयर इन एन एल्यूमिनियम पैन containing एन इनर्ट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, जो कि कोई भी रिएक्शन में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। तो उसके लिए आपको हाफ रिएक्शन ये है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू आपको दे दिया गया है। तो आंसर इसका निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अगर एल्यूमिनियम सिल्वर सल्फाइड के साथ रिएक्शन करेगा तभी ये चीज हो पाएगा। दैट मीन्स in order to remove tarnish, aluminium should react with Ag2S, that is ये रिएक्शन होना चाहिए Al प्लस, जो आपका Ag2S है उसमें Ag प्लस आयन है, Ag प्लस, और फॉर्म क्या होना चाहिए Al + 3 + Ag। बैलेंस होने के लिए हम क्या करेंगे, Al 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है तो 3Ag प्लस आना चाहिए, ये 3Ag बनना चाहिए। सो ये रिएक्शन होने के लिए देखिए ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, एल्यूमिनियम का, और सिल्वर आयन का हो रहा है रिडक्शन। तो दैट मीन्स यहाँ पे आपका सेल क्या होगा, तब सेल ये होगा आपका Al + 3 डबल लाइन Ag + Ag। अगर इसका E0 सेल कैलकुलेट करके हम देखते हैं कि E0 सेल पॉजिटिव आ रहा है, दैट मीन्स क्या, ये रिएक्शन फिजिबल है। तो हम E0 सेल कैलकुलेट करते हैं। सो E0 सेल क्या होगा, E0 R - E0 L। E0 R ये सिल्वर इलेक्ट्रोड आपका कैथोड है, सो इट इज E0 Ag + Ag - E0 Al + 3 Al, -0.71 वोल्ट -1.66। सो ये बीच में प्लस साइन आ जाएगा, इसका कैलकुलेशन से आ जाएगा +0.95 वोल्ट। इनर सेल की वैल्यू पॉजिटिव आने का मतलब क्या है, रिएक्शन इज फिजिबल, दैट इज Al कैन रिमूव द टार्निश। ये है 32 का ऑप्शन। इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से ही क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट में बोल रहे डिफाइन द फॉलोइंग। सेल पोटेंशियल, फ्यूल सेल। सेल पोटेंशियल क्या है, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स of the galvanic cell, that is called cell potential। और fuel cell क्या है, it is the cell in which the combustion energy of the fuel is directly converted into the electrical energy। ये न्यूमेरिकल है, इसमें ई सेल कैलकुलेट करना है। कॉन्सेंट्रेशन आपको आयंस के दे दिया गया है, हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज भी दे दिए गए हैं। तो पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल -0.0591/n। n क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द ऑक्सीडेशन रिएक्शन और द रिडक्शन रिएक्शन। सो n निकालना पड़ेगा हमें, रिएक्शन ओवरऑल हमें लिखना पड़ेगा, और साथ में क्या है लॉग, आगे कॉन्सेंट्रेशन लिखना है आयंस का। उसके लिए हम पहले रिएक्शन को लिख लेते हैं। रिएक्शन यहाँ पे देख रहे हो आप, जिंक इलेक्ट्रोड यहाँ पे एनोड है, ऑक्सीडेशन होगा इसमें। कैडमियम इलेक्ट्रोड यहाँ पे कैथोड है, इसमें होगा रिडक्शन। एनोड में रिएक्शन क्या होगा, Zn गेटिंग कन्वर्टेड टू Zn + 2, 2 इलेक्ट्रॉन ये छोड़ देगा। और कैथोड में रिएक्शन क्या होगा, कैडमियम आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये जो है कैडमियम में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपका ओवरऑल रिएक्शन आएगा Zn + Cd + 2, Zn + 2 + Cd। तो ये जो फॉर्मूला है, इसमें लॉग के बाद आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है प्रोडक्ट साइड में जो आयन है वो ऊपर में, और रिएक्टेंट साइड में जो आयन है उसको नीचे लिखना है। दैट मीन्स इट विल बी रेशियो ऑफ लॉग concentration of Zn + 2 divided by concentration of Cd + 2। दोनों concentration हमें दे दिया गया है। तो अभी देखिए E0 सेल पहले हम निकाल लेते हैं। E0 सेल हमारा क्या होगा, E0 कैथोड हमारा कौन है, कैडमियम इलेक्ट्रोड, Cd + 2 Cd - E0 Zn + 2 Zn। वैल्यूज पुट करते हैं, -0.40 -0.76, so it is coming to 0.36 वोल्ट। हमें बस अभी ई सेल निकालना है, तो E0 सेल 0.36 - 0.0591/n
N की वैल्यू हमें समझ आ गया है 2 होगा, सो इट विल बी 2 log। जिंक आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.1 मोलर। 0.1 मोलर को आप क्या लिख सकते हो 10 to the power -1 मोलर। तो 10 to the power -1 डिवाइडेड बाय कैडमियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.01 मोलर, इसको आप 10 to the power -2 लिख सकते हो। तो 0.36 माइनस 0.0591/2 10 to the power -2 ऊपर जाने से +2 हो जाएगा, सो इट विल बी 10 और log 10 की वैल्यू 1 है, सो इट विल बी 0.36 माइनस 0.0591/2, तो ये आएगा 0.3305 वोल्ट। ये है ई सेल की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 33 आपको बोला गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ए है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6O, इसको जब CrO3 मतलब क्रोमिक एनहाइड्राइड से ट्रीट किया जा रहा है तो एक कंपाउंड दे रहा है जिसका नाम है बी। बी को जब हम आयोडीन और एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट कर रहे हैं तब ये दे रहा है येलो प्रेसिपिटेट ऑफ कंपाउंड सी। समझ ही रहे हो, आयोडीन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर येलो प्रेसिपिटेट बन रहा है दैट मींस इट इज आयोडोफॉर्म CHI3 बन रहा है, तो वही होगा सी आपका। अब बोला है कि जब कंपाउंड ए को कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ 413 केल्विन टेम्परेचर में हीट किया जा रहा है तब ये दे रहा है कंपाउंड डी, और कंपाउंड डी को जब एक्सेस HI से ट्रीट किया जा रहा है तब ये कंपाउंड दे रहा है जिसका नाम ये बोल रहा है ई। ABCDE का आप जो है आइडेंटिफिकेशन करो और साथ में सारे केमिकल रिएक्शंस दो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कंपाउंड ए का C2H6O, 2 कार्बन एटम है, ऑक्सीजन एटम एक ही है, तो ये अल्कोहल हो सकते हैं, एल्डिहाइड हो सकते हैं, कीटोन हो सकता है। कंपाउंड ए को ऑक्सीडाइज जब किया जा रहा है CrO3 से तब ये कंपाउंड बी दे रहा है जो कि आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, दैट मींस जो कंपाउंड ए है वो तो अल्कोहल ही होना चाहिए, और जो आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है वो एल्डिहाइड या कीटोन में से अगर आप मानो कि कीटोन है तो कीटोन का जो मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है प्रोपानोन जो कि फर्स्ट कीटोन होमोलोगस सीरीज का कंपाउंड है, दैट मींस ये तो नहीं हो सकता। 3 कार्बन एटम कहां से आएगा, जो आपका ओरिजिनल कंपाउंड है उसमें 2 कार्बन एटम है, तो बी यहाँ पे कीटोन नहीं हो सकता, बी होगा एल्डिहाइड। तो 2 कार्बन एटम वाला एल्डिहाइड इथेनॉल होगा CH3CHO, और इथेनॉल ऑब्वियसली कौन सा कंपाउंड से ऑक्सीडाइज होकर के फॉर्म होगा, अल्कोहल से ही होगा, तो अल्कोहल 2 कार्बन एटम वाला अल्कोहल यहाँ पे कौन होगा CH3CH2OH, दैट मीन्स इथेनॉल। सो हम समझ गए हैं कि जो हमारा ए है इट इज CH3CH2OH। ए को इसका क्रोमियम एनहाइड्राइड CrO3 से ऑक्सीडाइज कर रहा है तो क्या बन रहा है ये CH3CHO जो कि बी है। बी दे रहा है आयोडोफॉर्म टेस्ट, तो बी का आयोडोफॉर्म टेस्ट लिखते हैं, प्रोडक्ट में CHI3 बनेगा जिसका येलो PPT बनेगा। ये हो गया हमारा C, साथ में क्या क्या बनेगा, ये पार्ट से बन जाएगा आपका CHI3 और बाकी ये बन जाएगा HCOONA, साथ में 3NAI 3 molecules of water। आपको बोल रहा है अभी ए को हीट किया जाएगा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ एट 413 केल्विन टेम्परेचर। ये जो पर्टिकुलर टेम्परेचर है 413 केल्विन, इस टेम्परेचर में जब हम अल्कोहल को हीट करते हैं तो हमें मिलते हैं ईथर। यहाँ पे होता है इंटरमोलिक्यूलर डिहाइड्रेशन, 2 मॉलिक्यूल इथेनॉल आपस में कंडेंस कर जाते हैं और हमें मिलते हैं ईथर। तो यहाँ पे हम 2 लगा देंगे और ये आपका कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और टेम्परेचर कितना है 413 केल्विन, तो बनेगा ये कंपाउंड CH3CH2O CH2CH। ये हो गया आपका डाई इथाइल ईथर, IUPAC में इथॉक्सी इथेन। ये कंपाउंड हो गया आपका डी। अब डी को एक्सेस HI से ट्रीट किया जा रहा है, जब हाइड्रो आयोडिक एसिड के साथ डी को ट्रीट किया जाएगा जो कि एक ईथर है तो क्या रिएक्शन होगा देखिए। पहले एक मॉलिक्यूल HI के साथ जब रिएक्शन होगा तो एक तो आपका यहाँ से मानो कि H अगर इसके साथ आ रहा है तो CH3CH2OH और एक मॉलिक्यूल CH3CH2I, तो दैट मीन्स एक अल्काइल हैलाइड और एक अल्कोहल। लेकिन यहाँ पे एक्सेस HI बोला है, दैट मीन HI आपका अगर 2 मॉलिक्यूल हो गया तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में जो अल्कोहल बनेगा वो अल्कोहल क्या करेगा, एक मॉलिक्यूल HI के साथ ये रिएक्शन करके एक और मॉलिक्यूल को क्या बना देगा CH3CH2I, इथाइल आयोडाइड और एक मॉलिक्यूल वाटर। दैट मींस ओवरऑल रिएक्शन आपका 2CH3CH2I, इथाइल आयोडाइड 2 मॉलिक्यूल और साथ में वाटर। तो ये जो इथाइल आयोडाइड है यही हमारा E है, तो ये हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन इसका।